गुड आफ्टरनून क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएच। पीएच, व्हाट इज दिस पीएच? पीएच में दो है, पीएच में दो हमारे वर्ड्स है, एक पी और एच। पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस मीन्स पावर। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर एंड दिस इज एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, व्हाट इज द पोटेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज पीएच। तो ये पीएच का जो कंसेप्ट था, ये पीएच का कंसेप्ट दिया था एक डैनिश साइंटिस्ट सोरेन सोरेनसन ने। उन्होंने हमारे पीएच का ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अगर हम पीएच को डिफाइन करें तो पीएच को हम डिफाइन करते हैं, pH is defined as the negative logarithm of negative logarithm to base, sorry, not of, to base 10 of H plus ion concentration, H plus ion concentration, H plus ion concentration. pH is defined as the negative logarithm to base 10 of H plus ion concentration. That is pH is equal to minus log H plus ion, log to the base 10 H plus ions। ठीक है, ये है हमारे pH का डेफिनेशन। pH is minus log to the base 10 of H plus ion concentration। यहाँ जो H plus ion concentration है, that is determined in terms of molarity, in terms of moles per liter, moles per liter, that is molarity। It is expressed in the terms of moles per liter or molarity। pH is defined as the negative logarithm to base 10, negative logarithm to base 10 of H plus ion concentration। और H plus ion concentration हम determine करते हैं in terms of moles per liter, and this moles per liter is actually called molarity of the solution। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमारा डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है हमारे पीएच का कि हम पीएच को डिफाइन कैसे करते हैं। आगे हम ये था हमारा कि व्हाट इज पीएच, और उसमें H plus ion concentration is determined in terms of moles per liter। ठीक है, एक्चुअली देखा गया है, मतलब अगर हम ये समझ वाटर का जैसे हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम वाटर, देखो ये पीएच स्केल जो है, ये पीएच स्केल बनाया गया है व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, ये पीएच स्केल जो हमारा 0 to 14 तक रेंज करता है, ये पीएच स्केल जो सोरेन सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस किया था, ये उन्होंने, इसके दो कंडीशंस थे। एक तो हम जो भी पीएच चेक कर रहे हैं, जो भी पीएच डिटरमाइन कर रहे हैं, हमारा जो सोल्यूशन है, दैट सोल्यूशन मस्ट बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और दूसरा कि जो हमारा सॉल्वेंट है, that solvent must be water। अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं, अगर हम सॉल्वेंट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तो आपको पता है पीएच स्केल 0 to 4 हो जाएगा। अगर हम लिक्विड अमोनिया ले लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो हमारा पीएच स्केल 0 से 29 चला जाएगा। सोरेन सोरेनसन का जो हमारा ये पीएच स्केल है, that has been made
that has been made taking in mind water as a solvent. Water as a solvent, वाटर ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है। इस चीज को दिमाग में रख के, इस चीज को देखते हुए इस स्केल का इंट्रोडक्शन किया गया है। पीएच स्केल जो हम पढ़ते हैं 0 to 14 वाला, तो इस स्केल का डिटर्मिनेशन किया गया है। अब हम पहले तो ये देखें, ठीक है, तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो अब हम पहले एक चीज देखते हैं कि एक बात जान लो बेटा कि वाटर जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑलवेज डिसोसिएट रहता है, ठीक है। वाटर जो प्योर वाटर है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑलवेज डिसोसिएट रहता है H+ आयंस इनटू H- आयंस के। It has been experimentally verified that it has been experimentally verified that at 25 सोरेनसन ने टेम्परेचर यहाँ बहुत मायने रखता है बेटा। यहाँ जो भी हम कर रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर कंसिडर किया गया है। ये जो कुछ भी डिटर्मिनेशन हो रहा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पीएच स्केल ही जो बना है इसमें दो कंडीशन, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड दूसरा हमारा वाटर शुड बी द सॉल्वेंट। तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट एट 25 डिग्री C only 1 out of 10 to the power 7 molecules of water dissociates, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 to the power 7 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो 1 out of 10 to the power 7 molecules of water ऐसा है जो डिसोसिएट करता है H+ आयंस और OH- आयंस। सोचो कितनी छोटी क्वांटिटी है कि ये H+ आयंस और OH- आयंस में डिसोसिएट करता है। मतलब 10 to the power 7 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा है, कितना छोटा क्वांटिटी है उस की डिसोसिएट जो करता है, वो कितनी छोटी क्वांटिटी है जो डिसोसिएट करती है। तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट एट 25 डिग्री C only 1 out of 10 to the power 7 molecules of water dissociates into ions, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 10 to the power 7 मॉलिक्यूल्स में से ओनली 1 मॉलिक्यूल है जो हमारा डिसोसिएट करता है H+ एंड OH- आयंस, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये जो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये और ये एकदम इक्विलिब्रियम में है, ना इधर ऑलवेज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसमें हम एक लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर हम यहाँ के अप्लाई, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H+ इंटू OH- बाय H2O, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये, आप लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं जानते हैं, आप इसको अभी ऐसे समझ लो कि व्हेन वी अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन तो इक्विलिब्रियम को हम, ये जो इक्विलिब्रियम है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये एक कांस्टेंट है, के जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं K इंटू H2O इज इक्वल टू KW इंटू H+ OH-। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा ये तो एक कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है और हमारा जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि बेटा वाटर तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है, हमारा जो भी सैंपल है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है। तो और उसमें सोचो 1 2 3 4 5 6 7 इतने में से एक मॉलिक्यूल अगर टूटता है तो कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर के कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो हम एज इट इज उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। इतना ह्यूज क्वांटिटी में वाटर है कि
कांस्टेंट ही रहता है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं KW, और ये हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, एंड दिस KW इसको हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रही हूं रब करके, जस्ट अ मिनट। मैंने वहां लिखा K H2O इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब ये तो मैंने बताया कि ये इतना लार्ज क्वांटिटी है कि इसमें से उतनी लार्ज क्वांटिटी में से अगर एक आध डिसोसिएट भी कर जाता है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मोर और लेस वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहता है, और ये तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैंने बताया है लॉ ऑफ मास एक्शन को जब हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों को मिला, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। एक कांस्टेंट इनटू सेकंड कांस्टेंट, तो वो एक कांस्टेंट ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं KW, एंड KW इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, एंड दिस KW इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयंस का प्रोडक्ट है, तो KW हमारा हो गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहां तक सबको क्लियर है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो, अब है हमारा KW हो गया H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि 10 टू द पावर 7 में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है इनटू H प्लस एंड OH, तो एक 10 टू द पावर 7 में से एक H2O डिसोसिएट करेगा तो एक H प्लस मिलेगा, ऑब्वियस है एक OH मिलेगा। एक मॉलिक्यूल जब वाटर डिसोसिएट करेगा तो एक H प्लस आयन मिलेगा, एक OH माइनस मिलेगा। करेक्ट, यानी इतना अगर डिसोसिएट कर रहा है वाटर तो हमें इतना ही H प्लस, हमें इतना ही H प्लस और इतना ही OH माइनस मिलेगा। सीधी सी बात है, एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो हमें एक H प्लस मिलेगा, एक OH मिलेगा। तो 1/10 टू द पावर 7 अगर टूटेगा तो 1/10 टू द पावर 7 हमें H प्लस मिलेगा, 1/10 टू द पावर 7 हमें OH माइनस मिलेगा। और ये हो गया हमारा 1/10 टू द पावर 14 और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ये हो गया हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये जो कुछ भी हो रहा है इट इज ऑल हैपनिंग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? इट हैज बीन फाउंड दैट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 out of 10 to the power 7 molecules of water dissociate into H plus ions and OH minus ions। तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 into 10 to the power minus 14। अच्छा, ना अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं यहां के बाद, अब हम क्या करेंगे बेटा, ना अब हम दोनों तरफ निगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, लॉग टू द बेस 10 करके हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आएगा माइनस log 10 KW इज इक्वल टू माइनस -14 log 10 into 10 and that is equal to plus 14 into 1 is equal to 14। यहां तक समझ में आ गया? ये तो सिंपल लॉग को मैंने सॉल्व किया। लॉग आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग इजीली मैथ्स में पढ़ रहे होंगे तो सॉल्व कर सकते हो लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं।
ये तो हमारा हो गया log Kw। अच्छा, और अभी मैंने नीचे में क्या लिखा था, अर्लियर हमने क्या लिखा था, माइनस log 10 Kw माइनस log 10 Kw, नहीं सॉरी, हमने अर्लियर लिखा था Kw इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस, यही लिखा था हमने, अर्लियर हमने यही लिखा था। तो अब देखो, माइनस log 10 Kw इज इक्वल टू माइनस log H प्लस प्लस जस्ट अ मिनट बेटा, माइनस log H प्लस minus log H plus and minus log OH माइनस, ठीक है, और ये हमारा होगा फाइनल माइनस log H प्लस just a minute, let me see first, let me verify. माइनस log H प्लस प्लस माइनस log OH माइनस, ठीक है, हम सीधे इस पे बैठा रहे हैं बेटा और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये माइनस log H प्लस है हमारा pH और माइनस log H प्लस है हमारा POH, ठीक है, वो pH होगा, ये हमारा POH होगा। और यहाँ देखो, यहाँ ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, from 1 and 2, from 1 and 2 pH plus POH is equal to 14, देखा, from 1 and 2 pH plus POH is equal to 14, and this is the reason why the pH scale ranges from 0 to 14, क्योंकि मैक्सिमम पीएच जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन इन दोनों को मिला के हो सकता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन H प्लस और OH प्लस को मिला के जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो सकता है, दैट इज जो हमारा कंसंट्रेशन है दोनों का, दैट pH कम्स टू बी 14, यानी मैक्सिमम वैल्यू नॉट कंसंट्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा pH और POH दोनों को जोड़ने के बाद किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितना जा सकता है, कितना pH और POH टोटल हमारा जो वैल्यू है वो कितना जा सकता है, pH का नहीं, POH का अलग नहीं, हम दोनों को अगर ऐड करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, वाटर जब हमारा सॉल्वेंट है तो वो होती है 14, दैट इज वाई हमारा जो pH स्केल है वो 0 to 14 वैरी करता है, ठीक है। यही चीज फर्क हो जाएगी अगर हम लिक्विड अमोनिया ले लें एज अ सॉल्वेंट या हम सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज करें, तो हमारा इसमें फर्क आने लगेगा। समझ में आ गई बात, क्यों pH हमारा 0 से 14 तक जाता है, मैक्सिमम जो हो सकता है वो pH प्लस POH, तो वो टोटल मिला के मैक्सिमम जो जा सकता है वो 14 ही हो सकता है।
क्लियर है? दैट इज व्हाई द पीएच रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. अब ये बताओ, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा पीएच है प्लस पीओएच है वो मैक्सिमम हो सकता है हमारा 14। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब है कि एक चीज और हमने देखा, पीएच है माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, माइनस लॉग एच प्लस, यानी ये निगेटिव है, यानी अगर पीएच बढ़ेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा, लेकिन अगर पीएच घटेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। पीएच अगर हमारा घट रहा है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, इफ पीएच इज डिक्रीजिंग, पीएच का वैल्यू अगर घट रहा है, इट मींस हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर है? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर हमारा इफ pH इज इंक्रीजिंग, pH अगर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि H प्लस का कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। H प्लस का कंसंट्रेशन मतलब हमारा हो गया डिक्रीजिंग, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, एसिडिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, एसिडिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग मतलब बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। नाउ ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है ये किस वैल्यू से? भाई कोई तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिससे हम डिटरमाइन करेंगे कि इससे नीचे जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इससे ऊपर जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कोई तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, कोई तो एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे हम डिटरमाइन करेंगे कि इससे इधर एसिडिक है, इधर हमारा बेसिक है। कोई तो एक ऐसा, ऑब्वियसली एक ऐसा पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे पीएच स्केल पे ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। कोई तो ऐसा पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट के हम इधर जाएंगे तो कुछ बढ़े, एसिडिक बढ़ेगा, या इधर जाएंगे तो बेसिक बढ़ेगा। कोई एक पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट होगा एक ऐसा पॉइंट जहां हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमारा बराबर होगा, तभी तो होगा। तो अच्छा, और जहां अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयंस के बराबर है, मतलब कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना उसमें एसिडिक कैरेक्टर है ना उसमें बेसिक कैरेक्टर है, ये और ये बराबर है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो सॉल्यूशन फॉल करेगा, जो भी सॉल्यूशन इस रेंज में आएगा या जिस सॉल्यूशन में H प्लस और OH का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, वो सॉल्यूशन होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? वो सॉल्यूशन हमारा होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस मस्ट बी इक्वल टू OH माइनस, हम इसको मान लेते हैं X, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारा वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है, अब हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया है कि H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू ये हमारा जो H प्लस प्लस OH माइनस इज इक्वल टू
10 टू द पावर -14, देखा है ना, 10 टू द पावर -14। अभी तो नीचे देखा हमने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर -14। अब यानी अगर इसको x लिख ले, x इंटू एक्स इज इक्वल टू -14, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 हो गया। यानी कि x का वैल्यू यानी हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ये 10 टू द पावर -7 के बराबर होगा दोनों का, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। यानी एक 10 टू द पावर -7 कॉन्सेंट्रेशन अगर H+ और OH- आयन का है तो वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। लेकिन अब इसमें pH निकालना होगा। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया, अब हमारा pH होता है इज इक्वल टू -log H+। H+ OH बराबर होगा, हम दोनों में से कोई भी निकाले तो वैल्यू सेम आएगी। यानी ये हो गया -log 10 टू द पावर -7, दैट इज इक्वल टू -7 log 10 टू द पावर 10, दैट इज इक्वल टू 7। यानी pH का वैल्यू जब 7 होगा, व्हेन द pH स्केल पे वैल्यू 7 होगा, इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन 7 pH स्केल 7 पे फॉल करेगा, वो सॉल्यूशन जो है हमारा दैट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर होगी और इसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 होता है। ये तो हम समझ गए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। और हमने देखा था pH इज इक्वल टू -log H+, यानी निगेटिव था। निगेटिव का मतलब था बेटा कि pH डिक्रीज, वैल्यू इंक्रीज, pH डिक्रीज, जो हमने अभी देखा था। इसका मतलब है कि अगर इफ pH इज बिलो 7 then acidic character increases, pH गिरेगा, acidic character बढ़ेगा। pH decreases, acidic character increases। pH is above 7 then basic character increases, then basic character increases। ये एक पॉइंट हमें मिल गया pH स्केल पे, एक हमें वैल्यू मिल गई 7। जिस भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 आएगा, इट मींस कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है कैरेक्टर में। न्यूट्रल का मतलब वहां हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है। और अगर हमारा वैल्यू 7 से नीचे जाता है तो हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर हमारा pH नीचे की तरफ, मतलब pH अगर हमारा pH 7 से ऊपर जा रहा है, 7 से अगर pH ऊपर जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटेगा। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, इसका मतलब है कि हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, लेकिन बेसिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता जाएगा। 7 के ऊपर हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा, 7 के नीचे हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि 7 पे जो है pH वैल्यू 7 पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 के नीचे एसिडिक कैरेक्टर, 7 के ऊपर हमारा बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, जैसे जैसे हम 7 के नीचे जाएंगे, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखो
जैसे जैसे pH घटेगा 7 से 5 सॉरी 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, pH हमारा जैसे जैसे pH घटेगा वैसे वैसे हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई ये बात? 7 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, हमारा H प्लस का और घटने लगता है। H प्लस का घटने लगेगा, जैसे जैसे pH का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे H प्लस का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, यानी हमारा बेसिक कैरेक्टर वैसे वैसे H प्लस घटेगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर अब उसमें से हट रहा है, बेसिक कैरेक्टर उसमें इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे जैसे जैसे pH का वैल्यू इंक्रीज करेगा H प्लस का कंसंट्रेशन वैसे वैसे घटता जाएगा। जैसे जैसे H का घटता जाएगा वैसे वैसे हमारा OH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे OH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ गई सबके pH स्केल की? pH स्केल पे कैसे हम डिटरमाइन करते हैं 0 to 14, और हमारा न्यूट्रल जो है वो हमारा 7 पे कैसे आता है। लेकिन ये सारी बातें तभी एप्लीकेबल है बेटा when the temperature is 25 डिग्री सेंटीग्रेड and the solvent is water। solvent चेंज होते ही हमारा pH स्केल चेंज हो जाता है। लेकिन चूंकि water is a universal solvent, हम most of the cases in almost all the cases हम water को as a solvent यूज कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो pH स्केल है वो वाटर को ध्यान में रखते हुए, एज अ सॉल्वेंट वाटर को ध्यान में रखते हुए उस pH स्केल को डिजाइन किया गया है एट रूम टेम्परेचर। सबको क्लियर है यहाँ तक बात? एक चीज और, pH में मैंने लिखा pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ, बेटा log 10 बेस 10 का यहाँ ये मतलब है कि pH के वैल्यू में अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है, pH के वैल्यू में अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है, मतलब अगर pH 6 से 5 1 पॉइंट का डिफरेंस आया तो हमारे हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में 10 गुना का डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा समझ लो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं ये हमारा हाइड्रोजन आयन है। व्हेन pH इज इक्वल टू 7, यहाँ HOH बराबर होगा, हम सिर्फ H की बात कर रहे हैं। अगर हम pH घट के हमारा ये pH अगर हमारा 6 हो जाए तो यहां से pH 7 और pH 6 के बीच में हाइड्रोजन आयन का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 10 टाइम्स। जितना हाइड्रोजन आयन pH 7 के केस में है सॉल्यूशन में, उससे 10 गुना 10 टाइम्स हमारा जो pH हो 6 में जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन होगा वो 7 वाले से 10 गुना होगा। अब अगर हम यहाँ बात करें, अगर यहाँ हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन 1 है, अगर एक हाइड्रोजन आयन है यहाँ pH 7 है जब, तो pH 6 में वो 10 होगा। और अगर हम उससे भी एक नीचे विथ एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ pH चेंज, अगर एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ pH चेंज हम मान लें तो 10 गुना, यहां से यहां में 10 गुना, और अगर हम pH 5 की बात करें तो साथ में अगर एक है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो pH 5 में 100 होगा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। हर एक वैल्यू के साथ, हर एक पॉइंट के साथ 10 गुना हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। pH 7 में अगर एक है तो pH 6 में 10 होगा, pH 6 में 10 है तो pH 5 में उसका 10 गुना होगा, उसका 100 टाइम्स होगा, ठीक है, उसका 10 गुना होगा। यानी 7 में अगर एक है तो 5 में 100 गुना हो गया। अगर हम
4 की बात करें तो फिर वो 1000 गुना 7 के कंपैरिजन में 1000 हो जाएगा। pH 7 में 1 है, pH 6 में वो 10 गुना हो गया, pH 5 में वो हमारा 10 का 10 गुना 100 गुना हो गया, pH 4 में वो फिर 5 का 10 गुना हो गया, लेकिन 1 का 1000 गुना हो गया। हर एक पॉइंट ऑफ pH के साथ विथ एवरी पॉइंट pH में 1 पॉइंट का चेंज आएगा, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में 10 गुना 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। 7 में अगर 1 था तो 7 से 6 में pH के वैल्यू में 1 पॉइंट का डिफरेंस आया, लेकिन हमारे हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में 10 टाइम्स, 1 का सीधे 10 हो जाएगा। pH 6 में 10 था और pH 5 1 पॉइंट का डिफरेंस है pH में, लेकिन pH 6 में अगर 10 है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो pH 5 में उसका 10 गुना 100 हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन। तो log 10 का यही मतलब है कि विथ एवरी पॉइंट, एक पॉइंट के विथ एवरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन pH देयर इज अ 10-fold टाइम्स डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। 10-fold टाइम्स मतलब 10 गुना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में। इस log 10 का बेस 10 का हमारा यही मतलब होता है। समझ में आ गई बात सबके? व्हाट इज pH समझ में आ गया आपको? pH का वैल्यू कैसे हमने डिटरमाइन किया ये समझ में आ गया। 0 to 14 pH कैसे होता है ये समझ में आ गया सबको। उसके बाद pH हम न्यूट्रल का वैल्यू हमारा 7 कैसे होता है ये समझ में आ गया, और pH कैसे हमारा घटता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज करती है, और pH की वैल्यू बढ़ती है 14 की तरफ तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। दूसरी बात कि pH में जो log 10 का हम बेस देते हैं उसका क्या मतलब है ये भी आप लोगों की समझ में आ गया है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूं। सिर्फ आपको इसी पॉइंट में है कि ये कहाँ से आया। एक्चुअली ये लॉ ऑफ मास एक्शन का है, ये कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करने से आया है। चूंकि लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है तो आप अभी इस इक्वेशन को सिर्फ समझ लीजिए। दिस के इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है? इसके आगे जो कुछ भी था वो तो मैंने इसी से डिराइव करके आपको बता दिया है। क्लियर है? तो ये था हमारा व्हाट इज pH, द वैल्यू ऑफ pH। अब ये देखो हम pH स्केल को एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। pH स्केल को हम ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहीं तक pH स्केल आ गया। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो हमारा है ये है हमारा न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर इज न्यूट्रल। यहाँ हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये हो गया बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और ये हो गया हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये हो गया हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? ये कैसे है हमने देख लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वापस मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा pH स्केल बेटे, pH स्केल में यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के यूज से pH स्केल बनाया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसे मिक्सचर ऑफ डाइज हैं जो डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो उस यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम यहाँ तक पता कर
सकते हैं। देखो लिटमस क्या है, लिटमस तो हमें सिर्फ ये बता देता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो ये नहीं बताता कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा है। वो एसिड कलर चेंज से वो एसिडिक प्रॉपर्टी का इंक्रीज या डिक्रीज शो करेगा। उसी तरह कलर चेंज से वो बेसिक प्रॉपर्टी, कितनी ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन में है वो उसको शो करता है। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम पीएच स्केल देख लें और कुछ सब्सटेंसेस का पीएच वैल्यू देख लेते हैं। कुछ सब्सटेंसेस है उनका पीएच वैल्यू हम देख लेते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू बेटा जस्ट अबव 7.5 के आसपास होता है ब्लड का पीएच वैल्यू। बहुत हल्का, वेरी स्लाइटली अल्कलाइन है हमारा ब्लड, तो उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास होता है। अच्छा, अब कुछ सब्सटेंस हमारा सलाइवा जो है वो बिफोर मील, सलाइवा बिफोर मील है हमारा, वो पीएच वैल्यू 7.4 होती है। सलाइवा हमारी आफ्टर मील 5.8 होती है। लेमन जूस हमारा 2.5 होता है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स, कलरलेस सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हो, कलरलेस, लेकिन वो कलरलेस वाली कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उनका जो पीएच वैल्यू है वो 6 होता है। कैरेट जूस का हमारा पीएच वैल्यू 5 होता है। टमाटो जूस का पीएच वैल्यू होता है हमारा 6.8। एप्पल का जो हमारा पीएच वैल्यू है दैट कम्स बिटवीन 3 to 4। एप्पल का हमारा पीएच वैल्यू 3 to 4 के बीच में आता है। हमारे टैप वाटर का पीएच वैल्यू 6.8 के आसपास होता है, 6.8 के आसपास होता है। बेकिंग सोडा का वैल्यू होता है पीएच का 8 से 9 के बीच में। सोप का हमारा वैल्यू होता है 9 से 11 के बीच में। ड्रेन क्लीनर, जो हम ड्रेन्स को, हमारे क्लॉग ड्रेन्स को क्लीन करते हैं, वो हाईली बेसिक होता है, उसका वो तो सीधे 14 ही होता है। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है उसका 0 होता है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का हमारा 14 होता है। तो ये हमारे कुछ पीएच वैल्यूज हैं कुछ सब्सटेंसेस के। क्लियर है? आपकी बुक्स में दिया है नहीं दिया मुझे पता नहीं है, मैंने इसको लिखवा दिया है। कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो कुछ जो कॉमन है उनका पीएच वैल्यू मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये था हमारा पीएच के बारे में। पीएच से रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो मतलब आप लोगों के एनसीईआरटी में तो बहुत कम है पीएच के बारे में, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। आज आप पहले पीएच को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ pH in daily life. First है pH in digestive system. pH in digestive system. When we start eating, our body produces, when we start eating, our body produces strong dilute HCl, to start the process of digestion, to start the
process of digestion. करेक्ट. डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमारी बॉडी HCl प्रोड्यूस करती है. ये आप सबने बायो में पढ़ा है. When we start eating, our body produces strong dilute HCl to start the process of digestion. Normally our body produces, normally जो हमारी बॉडी है, normally our body produces just that amount of HCl which is needed for digestion, which is needed for digestion. हमारी बॉडी उतना ही HCl प्रोड्यूस करती है. नॉर्मली अगर हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है तो हमारी बॉडी उतना ही HCl प्रोड्यूस करेगी जितना हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है. लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में, बट अंडर सर्टेन conditions our stomach produces too much acid. प्रोड्यूसेस जो एसिडिटी कभी कभी हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, बॉडी हमारी जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग HCl प्रोड्यूस करने लगती है. प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ एसिड एंड कॉज पेन, इरिटेशन एंड फीलिंग ऑफ बर्निंग. पेट जलना, गला जलना, ये सब फीलिंग हमें आने लगती है. हमारी बॉडी जब जरूरत से ज्यादा, एंड फीलिंग ऑफ बर्निंग या बर्निंग सेंसेशन. हमारी बॉडी जब जरूरत से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगती है तो हमें बहुत दर्द भी होता है, किसी को दर्द होता है, बहुत उलझन होने लगती है, इरिटेशन होती है, गला जलने लगता है, पेट में अजीब सा फील होता है. This condition is known as acidity. This condition is known as acidity. इस बॉडी के इस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है, हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है उस केस में. तो उसको रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पिल्स लेते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेते हैं, या हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिससे हमारी एसिडिटी सबसाइड कर जाए. To get relief from this pain, we take tablets known as tablets known as antacids, antacids known as that decrease the amount of HCl in stomach. तो ये जो एंटासिड्स होते हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये एंटासिड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. ये जो हमारी बॉडी पे एसिड प्रोड्यूस होता है, उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं. हमारा जो पीएच है वो बैलेंस हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग गुड. और इससे हम बहुत अच्छा फील करने लगते हैं. एंटासिड्स are basic in nature. Antacids are basic in nature
decrease that antacids are basic in nature, which neutralizes acids in stomach, and we feel good. ये क्या करता है? एंटासिड बेसिक इन नेचर होता है, तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा HCl प्रोड्यूस हुआ है वो इस एक्स्ट्रा HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, पीएच हमारा बैलेंस हो जाता है, हमारी बॉडी का जो पीएच नॉर्मल है वो आ जाता है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग गुड। एग्जाम्पल में हमारा एक है, एंटासिड के एग्जाम्पल में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज अ वेरी गुड एंटासिड। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज अ वेरी गुड एंटासिड, जो बहुत कंडीशंस में जब एसिडिटी बहुत होती है तो इसका यूज़ काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत अच्छा एक एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत माइल्ड बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के भी अपने नुकसान है, एक माइल्ड बेस होता है जो एक्स्ट्रा HCl जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रखा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी बॉडी अच्छा फील करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा एक ये था इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच हमारी डेली लाइफ में। इसका एक था, अभी हमें और भी 2-3 देखने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और इसके बाद और ये इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ फिनिश करने के बाद हम पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? चलो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।